हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। तो दो एनसीईआरटीज हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अबाउट एनसीईआरटी विच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आप ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ चुके हो क्लास 11th में। क्लास 11th में भी दो बुक्स थी, एक तो बेसिक्स पढ़ाती थी अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, और सेकंड बुक थी अबाउट इंडिया। ऐसे ही क्लास 12th में दो बुक्स हैं, पहले ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताती है, फिर सेकंड बुक थोड़ी इंडिया से रिलेटेड बात करेगी, राइट। तो ये है एनसीईआरटी। तो चलिए फ्रेंड्स बिगिन करते हैं। ये एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर किसी का क्लास 12th का एग्जाम है तो सर्टेनली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ है फ्रेंड्स, अगर एक चीज नोटिस करो तो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है ना वो लिमिटेड, मतलब अब खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक तो उसे पढ़ते नहीं है और उनमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी नहीं गए हैं आज तक, ठीक है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इन्हें अच्छे से फोकस करें। मेंस में तो स्पेशली ये ह्यूमन ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एस वाई एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और इससे अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। जैसे मैं और वीडियोस में फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसमें भी सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में पता चलेगा कि कैसे ज्योग्राफी आपकी कैसी चल रही है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस स्टेट का नाम बताइए इंडिया की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स से टच करती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से जिसकी बाउंड्री टच करती है उस स्टेट का नाम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो टच मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की, उसका नाम बताएं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस स्टेट का नाम बताएं जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, ठीक है। उस स्टेट का नाम बताएं जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है। थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो वाली स्टेट्स का नाम बताएं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज से टच करती हैं, मतलब वो वाले कंट्रीज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर से टच करते हैं। तो वो वाली स्टेट का नाम बताएं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज या इंटरनेशनल कंट्रीज से जो टच करती हैं, उस उन स्टेट्स का नाम बताएं। इसमें मोर देन वन आंसर हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मोर देन वन हो सकता है, जितने आंसर है वो सारे के सारे आप लिखिए। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की बाय साइज, ठीक है। बाय साइज, नॉट बाय पॉपुलेशन। स्मॉलेस्ट स्टेट बताइए बाय साइज, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जो होगी ज्योग्राफी की काफी अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम बिगिन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 की। और चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंपेरेटिवली आपको आसान ही लगेगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। इस चैप्टर का फ्रेंड्स नाम है, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक्स ही बताया गया है, लेकिन इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जैसे मेरा फोकस रहा है बाकी एनसीईआरटीज में भी, यहाँ पर भी वही फोकस रहेगा कि मैं आपको मेन मेन चीजें जो है इन चैप्टर्स की वो बताऊंगा, ठीक है। तो मेन मेन चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती थी। एक 1 सेकेंड, लेट मी मेक इट जूम इफ इट्स पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर है क्या, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। कि फिजिकल ज्योग्राफी में अभी तक हमने पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जो क्लास 11th में पढ़ी है उसमें आपको क्लियर होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जैसे अर्थक्वेक क्यों आता है, वॉल्केनिक क्यों आता है, सुनामी क्यों आती है, लैंडफॉर्म्स ऐसे क्यों है, क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हमने चीजें पढ़ी, राइट। सॉइल के बारे में पढ़ा, उसके बाद नेचुरल क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ा, राइट। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड नेचुरल, फिजिकल और नेचुरल,
and the human worlds, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world. बेसिकली अगर बात की जाए, अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए, तो ह्यूमन और फिजिकल जो ज्योग्राफी हमने जो क्लास 11 में पढ़ ली है, या आप इसको नेचुरल ज्योग्राफी भी कहो या इसको नेचर भी कह सकते हो, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है इसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं सिंपल टर्म्स में, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, काफी बार एग्जाम में सीधे डेफिनेशन पूछ ली जाती है अगर आप स्पेशली क्लास 12 के बारे में पढ़ रहे हो। नीचे कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं कि हमें ज्योग्राफी कैसे पढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ज्योग्राफी डिसिप्लिन कैसा है, कौन सी अप्रोच रहनी चाहिए पढ़ाई में, तो वो थोड़ी चीजें दे रखी है। आप इसको पढ़ सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो सकती है पढ़ के, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जब हम कभी भी पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, तो हम ऐसे बात करते हैं, जैसे हम रिवर के बारे में बात करते हैं, तो उसे रिवर्स को हम एज गॉडेस ट्रीट करते हैं, राइट। इंडिया में रिवर्स को गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही हम बोलते हैं अर्थ का फेस ऐसा है, ये गोल गोल घूम रहा है, देखिए चांद का फेस ऐसा है, मून का फेस ऐसा है, राइट। हम ऐसे ऐसे बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, ऐसे ही हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर, राइट। माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ से रिवर निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? आई होप आप सबको पता होना चाहिए कि गंगा कहाँ से निकलती है। ऐसे ही हम बोलते हैं नोज ऑफ द ग्लेशियर, फिर बोलते हैं नेक ऑफ इस्थमूस। आई होप आपको इस्थमूस पता होना चाहिए क्या है, वन ऑफ द लैंड फॉर्म्स है। एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। तो हम ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड, अगर आप देखो जैसे इंसान ही है, ठीक है, जैसे इंसान ही है, तो मतलब हम नेचर को एक इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। The basic question now arises, can we separate nature and human when they are so intricately intertwined? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या हम नेचर और ह्यूमन को सेपरेट करके स्टडी कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ कुछ डेफिनेशन दे रखी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, आप कोई भी डेफिनेशन इसमें से पढ़ सकते हो। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सर्फेस, ये रेड सेल ने दी थी। Synthesis has been emphasized in the above definition, right? अब देखिए किसी और ने जो डेफिनेशन दी वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो देखिए दोनों एक अनरेस्टिंग है, रेस्ट नहीं ले रहा, और एक अनस्टेबल, एक स्टेबल ये नहीं हो रहा, मतलब अर्थक्वेक आता रहता है, सुनामी आती रहती है, वोल्केनो आता रहता है, तो अर्थ जो है वो अनस्टेबल है। अनरेस्टिंग मैन क्यों? देखिए हमें कुछ ना कुछ जानना होता है, हमेशा कुछ ना कुछ हमें करते रहना पसंद है, इंसान के नेचर में होता है, राइट। किसी को बैठे रहना पसंद नहीं है। अब जैसे लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन में सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रहा, तो इंसान जो है वो अनरेस्टिंग है, उसको रेस्ट करना ज्यादा पसंद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डायनामिज्म को फोकस किया गया इस डेफिनेशन में, ठीक है। अब लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it। यहाँ पे थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई है। तो conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it। तो जो फिजिकल लॉज हैं जो गवर्न कर रहे हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को, वो और उनका रिलेशन ह्यूमन बींग्स के साथ, लिविंग बींग्स के साथ कैसा है, वो सबको इस स्टडी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, इसमें से आप कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो जो आपको इजी लगे, ठीक है। अब देखते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी किसको स्टडी करती है? इट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो इंसानों ने बना दिया है, ठीक है, थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, राइट। इसको स्टडी करती है, इस इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करती है ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसको फिजिकल एनवायरनमेंट को और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो बनाया है, जो हमने पूरी के पूरे अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है, जो हमने हैबिटेट अपने घर बना दिए हैं, जो हमने बिल्डिंग्स बना दी हैं, हमने रोड बना दिए, अपनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना दी हैं उन सबको, राइट। तो उन सबके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है। इसके अंदर सब कुछ आता है फ्रेंड्स, रेलवे नेटवर्क, एरोप्लेन, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो बहुत ही वाइड फील्ड है, वाइड 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 फील्ड है। अभी हम तो देखेंगे कितनी वाइड है। देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इट हैज आल्सो इन टर्न इम्पैक्टेड ह्यूमन लाइफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी भी एग्जाम में ये मत सोच लेना आप कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसको इंसान ही चेंज कर रहा है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट है और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स है, ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अभी ये
नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेंगे, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर सोचो ये फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है, वो आप एग्जाम्पल सोचो, और ह्यूमन कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है इसका एग्जाम्पल सोचो। इससे आपकी क्रिएटिविटी फ्रेंड ज्यादा बढ़ेगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट में, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचें, अगर आप आई एम श्योर आप सोच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दो टर्म्स दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में भी लिख के आना आप जहां जहां मौका मिल पाए। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, तो दोनों दे रखी है। देखिए यहाँ पे कैसे दोनों चीजें, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, ये ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन क्या है और किसका ज्यादा इम्पैक्ट है किसमें, और तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हम स्टडी करते हैं इसको, देखिए ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है इट इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो कंट्री टेक्नोलॉजिकली आगे है उसको बोला जाता है ज्यादा डेवलप्ड है। जैसे टेक्नोलॉजिकली अभी यूएसए सबसे आगे है, चाइना आगे है, तो इनको आगे बोला जाता है। टेक्नोलॉजिकली भूटान पीछे है तो उसे बैकवर्ड बोला जाता है, और कोई चीज देखी नहीं जाती, ठीक है। ऐसे बोला जाता है ना, डेवलप टेक्नोलॉजी इज द साइन ऑफ डेवलपमेंट। जितनी ज्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी है उतना साइन ऑफ डेवलपमेंट है। ऐसे ही ये भी देख लीजिए, आप कोई इंसान बहुत सारे गैजेट्स लेके घूम रहा है तो उसे बोला जाता है ये तो डेवलप्ड इंसान है। और कोई गरीब सा इंसान जिसके पास कोई गैजेट ही नहीं है उसको बोला जाता है अरे यार ये जो है लगता है डेवलप्ड ही नहीं है इंसान, राइट। Human beings were able to develop technology after they developed better understanding of the natural laws। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सबसे पहले चिड़िया उड़ना शुरू करती थी, उसको देखकर इंसान ने एरोप्लेन बनाया। और भी एग्जांपल देखिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस डिस्कवर फायर। तो फायर हमारी कैसे डिस्कवर हुई, पत्थरों को रगड़ने से उससे फ्रिक्शन जनरेट होती थी, उससे इवेंचुअली हीट जनरेट होती थी, ठीक है। Similarly, understanding of the secrets of DNA and genetics enabled us to conquer many diseases। कोरोना वायरस को भी हम ऐसे ही कॉन्कर कर पाएंगे। यहाँ पर एक अच्छी चीज दे रखी है जिसको आप समझ सकते हो। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ठीक है, ह्यूमंस जो थे वो फिजिकल एनवायरनमेंट से शुरू में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। ये तब की बात होती पुराने जमाने की, ठीक है। दे अडेप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। तो जैसे जब बारिश होती थी तो वो केव में जाके छुप जाते थे, या सूरज आता था तो बाहर आ जाते थे, और रात होती थी तो वो कुछ नहीं करता था इंसान, दिन होता था तो वो अपने काम करता था। ये पहले जमाने में ऐसा ही होता था, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। को याद कर लो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव लिख के आना है, प्रिमिटिव आजकल का टाइम की बात नहीं है, and strong forces of nature is termed as environmental determinism। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी में अगर कोई प्रिमिटिव ट्राइबल्स रह रहे हैं, जैसे इंडिया में जरावा रह रहे हैं अंडमान में, ठीक है, तो उनको प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी बोला जाता है। तो वो जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म उनका इंटरेक्शन चल रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कैसे चल रहा है। दिन होता है वो बाहर आ जाते हैं, रात होता है वो सो जाते हैं। जैसे जैसे नेचर जो उनसे कराता है वो करते हैं, बारिश में वो ज्यादा कुछ काम नहीं करते, राइट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। At that stage of very low technological development, we can imagine the presence of a naturalized human to listen to nature, was afraid of its fury and worshipped it। तो आप देखो, जितनी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, तो आपने अगर एंशियंट सोसाइटीज देखी हो, तो वहाँ पे नेचर की वर्शिप की जाती थी। अभी भी देखो तो पीपल डिफरेंट डिफरेंट नेचर की रिलीजन्स में वर्शिप की जाती है। गंगा रिवर की, उसके बाद पीपल के ट्री की, उसके बाद सन की, क्यों करी जाती है, क्यों करी जाती है उनकी वर्शिप, ठीक है, क्यों वर्शिप की जाती है हिंदुइज्म रिलीजन में, क्योंकि क्योंकि ये पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। पुराने टाइम में ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जो नेचर होता था वो डायरेक्ट करता था कि आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर साइक्लोन आ जाता था पुराने जमाने में तो इंसान को बचना नामुमकिन है। आजकल तो टाइम बदल गए हैं, साइक्लोन आ जाता है इंसान कहीं और चले जाता है। उसको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है कि थोड़ी थोड़ी आप सेटलमेंट्स अलग तरीके से बनाओ, उसके बाद आप ट्रीज लगाओ, उसके बाद आप कुछ प्लांट्स लगा सकते हो वहां पर, इससे आपकी चीजें चेंज हो सकती हैं और आप बच सकते हो फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ नेचर। बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसलिए नेचर की वर्शिप की जाती थी कि भाई बोला जाता था अर्थ देवता, आप ऐसा मत करिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी दे रखी है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस को। जो हमने अभी डिस्कस करा है वो भी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस है, मतलब
नेचर जो है वो ह्यूमन को रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसको मैं क्लियर नहीं करता, इसको यहीं पे पढ़ लिख लेते हैं, राइट। इसी को अगर हम लिखें, एक सेकेंड, अगर कोई कलर और मिल जाए, राइट। तो फ्रेंड्स आप देखो तो ये इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है, इसे बोला जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। क्यों? नेचर जो है वो ह्यूमंस को डायरेक्ट कर रहा है। और ये कब होता था? ये प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज के साथ होता है, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज के साथ। इसमें एग्जांपल भी लिख देना, जरावा का लिख देना। और भी एग्जांपल याद आए तो वो भी लिख सकते हो, जैसे सेंटिनलीज लिख सकते हो आप, ओंगे सोसाइटी लिख सकते हो। ये सब प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी है अंडमान की। और भी एग्जांपल जो आपको याद आए वो आप लिख सकते हो, या आप ओल्ड टाइम के एग्जांपल लिख सकते हो, स्टोन एज का एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस हो रहा है, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट गवर्न कर रहा है ह्यूमंस को। अब हम फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट टॉपिक है मतलब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसको पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दीज, एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बेयरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें, द पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ह्यूमंस डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया डेवलप हो चुकी है फ्रेंड्स कि हमने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया है अपने हिसाब से। तो एनवायरनमेंट जो है उसका ह्यूमनाइजेशन हो गया है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। वापस आए अगर अपने उस पे डायग्राम पे, तो ये देखिए ह्यूमन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कर रहे हैं। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो रहा है। तो शुरू के आप इसको मल्टीपल तरीके से बना सकते हो कि पहले अगर एज अगर आप बनाना चाहो, यहाँ टाइम चल रहा है, या अगर डेवलपमेंट देखो ह्यूमन का, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर शुरू में आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो रहा है, राइट। आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से और फ्लो डायग्राम बनाने से थोड़े मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और आपका कोई आंसर पड़ता भी नहीं, बस फ्लो डायग्राम देखते हैं और मामला खत्म। तो ज्योग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, जैसा बुद्धा ने कॉन्सेप्ट दे रखा था। बुद्धा का कॉन्सेप्ट मिडल पाथ, कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का और पॉसिबिलिज्म के बीच में मिडल पाथ है जो जो डिटरमाइन करता है चीजों को। और उन्होंने इसको टर्म करा न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने बोला इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स अ मिडल पाथ, मध्यम मार्ग बिटवीन द टू आइडियाज, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। पॉसिबिलिज्म क्या है? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इन दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? द कॉन्सेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर आर सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी nor is there a condition of absolute freedom. It means that human beings can conquer nature by obeying it. ठीक है, इसको याद रखो, ये जो लिखा है ना इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट, इसको लिख कर आना एग्जाम में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एरोप्लेन उड़ा लो आप। ठीक है, एरोप्लेन उड़ा लो आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने एरोप्लेन तूफान में भी उड़ाया तो आपका एरोप्लेन गिर जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। देखिए, एनवायरमेंट, एरोप्लेन बना दिया इंसान ने और एक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई इशू नहीं है, जाने देगा, नेचर कुछ नहीं करेगा। लेकिन नेचर के आपको लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, लॉस फॉलो करने पड़ेंगे। सर्टेन, अगर एरोप्लेन का आपको पाथ दे रखा है तो एक सर्टेन पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अगर अगर बहुत तेज हवा चल रही, तूफान आ रहा है, तो एरोप्लेन नहीं उड़ाना होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो और एग्जाम्पल लेता हूँ। आप ठीक है पॉल्यूशन कर लो, कोई इशू नहीं है, पॉल्यूशन से डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन पॉल्यूशन इतना ज्यादा मत करो कि नेचर ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो नेचर के लॉस लॉस फॉलो करो। नेचर जो है वो एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकता है। अगर उस टेम्परेचर रेंज से बाहर जाएगी चीजें तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, द न्यू डिटर्मिनिज्म conceptually attempts to bring a balance, nullifying the either or dichotomy। ठीक है, तो नलीफाइंग, तो न्यू डिटर्मिनिज्म बैलेंस लाता है दोनों के बीच में। ठीक है, नलीफाइंग द ईदर और डाइकोटोमी। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप हुई है थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। द लेट 15th सेंचुरी, इसमें क्या हुआ था?
15 सेंचुरी के बारे में थोड़ा सोचिए। 15 सेंचुरी मतलब 1401 से लेके 1499। इस टाइम में क्या हुआ? इट विटनेस्ड द अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन यूरोप and slowly the myths and mysteries about countries and people started to open up. The colonial period provided impetus to further explorations in order to access the resources of the regions and to obtain inventorized information. तो रॉ मटेरियल की सर्च के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो फील्ड थी उसकी डिस्कवरी ज्यादा होने लगी। देखिए इस टाइम में क्या हुआ था? इस टाइम में रेवोल्यूशन हुआ था। तो बात ये थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो फॉल हो गया था। ठीक है, इस टाइम में टर्क जो थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ पर है? कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को ही बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को बोलते हैं। तो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर है कि ये सब एक्सप्लोरेशन शुरू क्यों हुआ। फॉल ऑफ कॉन्स्ट तो ब्लैक यूज करने को अच्छा है। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो एशिया से लेके जो यूरोप से लेके एशिया का पाथ था बाय लैंड, इसके बीच में टर्क्स आ गए और उन्होंने ट्रेड को रोक दिया। तो यूरोपियंस ने क्या डिसाइड करा कि हम जो है सी को एक्सप्लोर करेंगे। सी को एक्सप्लोर करते करते वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप गए, फिर इवेंचुअली वो इंडिया आ गए, कैलिकट आ गए। ठीक है, ऐसे इंडिया की डिस्कवरी हुई। तो ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गए। कोलंबस जो थे वो अमेरिका में गए। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स की डिस्कवरी होने लगी। उसके बाद इवेंचुअली एनलाइटनमेंट हुआ। आई होप आपने पढ़ा होगा एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट के बाद क्या क्या हुआ? एनलाइटनमेंट के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, बीच में काफी सारी चीजें मैंने इग्नोर मार दी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ? कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ। और कॉलोनियलिज्म के लिए मार्केट ढूंढने पड़े। मार्केट ढूंढने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स की एक्सप्लोरेशन शुरू हुई। तो इससे इवेंचुअली क्या हुआ? इन सब चीजों से इवेंचुअली क्या हुआ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ज्योग्राफी जो फील्ड थी उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। ठीक है, बड़े बड़े शिप बनाने बनने शुरू हो गए। कंपास कंपास का इफेक्टिव यूज शुरू हुआ। ठीक है, और नए नए लैंड ढूंढे गए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऐसी ऑस्ट्रेलिया भी इवेंचुअली ऐसे ही ढूंढा गया था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बाद इंडिया के बाद ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया। ठीक है, ये सब कंट्रीज इवेंचुअली एक एक करके डिस्कवर हुए और यूरोपियंस ने इन्हें कैप्चर करना शुरू हुआ। सबसे लास्ट में अफ्रीका में जाना शुरू किया था इन दी 19th सेंचुरी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने शॉर्ट में बताया। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो कॉलोनियल पीरियड जो है उसने इम्पिटस दिया एक्सप्लोरेशन को। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ फील्ड दे रखी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Welfare or humanistic school of thought in human geography was mainly concerned with the different aspects of social well-being of the people. These included aspects such as housing, health, education. Geographers have already introduced a paper as geography of social well-being in the postgraduate करिकुलम। ठीक है, तो ये वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल है। वेलफेयर का मतलब पता ही है आपको, लोगों का फायदा वगैरह मतलब बेनिफिट करना। तो इसमें हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह आता है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल वर्ड जहाँ पर आता है मार्क्स वर्ड आ जाता है वहां पर। तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स स्कूल वाले, वो हर चीज के लिए अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब आप सिंपली ये याद रख लो, मार्क्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो कैपिटलिस्ट को ब्लेम करेंगे। ठीक है, अब बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो हुआ, इट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन lived experience and also on the perception of race by social categories based on ethnicity, race and religion। ठीक है, तो ये बिहेवियरल स्कूल की बात हुई। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं फील्ड एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कभी कभी इसमें एमसीक्यू आ जाता है, तो ये थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, ब्रॉड स्टेजेस एंड ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर अर्ली कॉलोनियल पीरियड से सबसे पहले बात हो रही है। अर्ली कॉलोनियल पीरियड आप देख सकते हो 16 सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी। ठीक है, इसमें एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच जो थी उन्हें फॉलो किया गया था। और इसमें ब्रॉड फीचर्स क्या कहते हैं? इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रॉम्प्टेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज एंड एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफर्स अकाउंट। तो वो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन करने लगे, वो मार्केट ढूंढने लगे, वो ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जैसे यूरोपियंस जो थे उन्हें स्पाइसेस चाहिए होती थी, तो स्पाइसेस के लिए वो इंडिया आते थे। अब उन्हें स्पाइसेस क्यों चाहिए होती थी? क्योंकि वो उन्हें मीट खाना होता था। मीट में अगर स्पाइस नहीं डालेंगे वो तो सही से खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्पाइस के लिए वो इंडिया आते थे। स्पाइसेस जो थी यूरोपियन नेशंस में नहीं मिलती। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप बोलोगे वो मीट क्यों खाते थे? मीट इसलिए खाते थे
क्योंकि ठंड वहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है, एसी जो है आजकल के तब वहाँ नहीं थे, तो आप वैगन वगैरह तब बन नहीं सकते, वेजिटेरियन आप तब बन नहीं सकते, तो मीट खाना जरूरी है, मीट नहीं खाओगे मर जाओगे, इसलिए वो मीट खाते थे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और भी सेकंड रीजन ये है कि वेजिटेबल्स जो थी वो वहाँ पे ग्रो नहीं करती थी जब जितना ठंड रीजन थी, तो इसलिए यूरोपियंस को मीट खाना होता था, मीट के लिए स्पाइस चाहिए होती थी, स्पाइस चाहिए होती थी, इसलिए वो इंडिया आते थे। और तो ये अर्ली रीजन थे। फिर इवेंचुअल रीजन तो ये बनते गए कि उन्हें जो कि फायदा दिखने लगा, जैसे वास्को डी गामा जब इंडिया आए तो उन्हें 600% का फायदा हुआ था इंडिया आके, तो दिखने लगा यूरोपियंस को, भाई देखो इंडिया आके इतना फायदा हो रहा है, अच्छा है लूटो, ऐसे अमेरिका में भी लूटने लगे। ठीक है। अब यहाँ लेटर लेटर कॉलोनियल पीरियड देखते हैं। लेटर कॉलोनियल पीरियड में 19वीं सदी की बात हो रही है। इसमें रीजनल एनालिसिस की अप्रोच है। अप्रोच इसको रट लो, अगर याद नहीं हो रही तो रीजनल एनालिसिस है। ठीक है। elaborate description of all aspects of a region were undertaken. The idea was that all the regions were part of a whole, that is Earth. So understanding the parts in totality would lead to an understanding of the whole. ठीक है। तो मतलब ये बात है कि हर चीज की थोड़ी स्टडी ज्यादा होने लगी। उनका मानना ये था कि जो रीजन्स हैं ये सब एक अर्थ का पार्ट है, तो हर पार्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी अगर हमें सब पार्ट्स की नॉलेज होगी तभी हमें पूरे पूरे अर्थ की नॉलेज होगी। ठीक है। अब 1930 टू द इंटर वॉर पीरियड। इंटर वॉर पीरियड क्या होता है? जो दोनों वार के बीच का पीरियड था, इसमें एरियल डिफरेंशिएशन हुआ। द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर रीजन्स। तो भाई ऐसा क्यों है कि इंडिया में एक रीजन जो है दूसरे रीजन से डिफरेंट है? ऐसा क्यों है कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही 3-4 क्लाइमेट है? ऐसा क्यों है यूरोप इतना छोटा सा है लेकिन इतने सारे क्लाइमेट्स हैं? तो इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई, यूनिकनेस समझने की कोशिश शुरू हुई। फिर लेट 1950s टू दी लेट 1960s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है अप्रोच फॉलो की गई। तो मतलब है मार्क बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। लॉज ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालाइज ह्यूमन फिनोमेना। द फेज वाज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। इसको अंडरलाइन कर लो, कहीं लिख लो नोटबुक में। और ये याद रखना कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है वो अप्रोच नहीं है। ठीक है, वो कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच क्या होती है? अप्रोच ये है, जो पीरियड है, पीरियड के राइट में अप्रोच है इनको, और उनके ब्रॉड फीचर दिए हैं। तो ब्रॉड फीचर है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन किसका? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न्स फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को मैप कर लो। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट मैप करो। तो आप फ्रेंड्स अगर एक चीज नोटिस कर रहे हो तो शुरू में तो फिजिकल ज्योग्राफी चल रही थी। ठीक है, तो आप देखो तो धीरे धीरे ह्यूमन ज्योग्राफी पे आ रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, 1970 में जाके हम और आ जाएंगे। इसमें अप्रोच जो है वो इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स का हुआ। इसके अंदर हुआ कि डिसकंटेनमेंट विद द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड इट्स न्यू ह्यूमनाइज्ड मैनर ऑफ डूइंग ज्योग्राफी led to the emergence of three new schools of thought of human geography in the 1970s. Human geography was made more relevant to the social political reality by the emergence of these schools of thought. Consult the box below to know a little more about these schools of thought. अभी हम ये जो बॉक्सेस हैं इसको देखेंगे। बात ये है कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है वो ह्यूमन को फोकस करके बात करता है, ह्यूमन को। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैट्स को यूज करता था, स्टैटिस्टिक्स को। मतलब ह्यूमन ह्यूमन एंगल उसमें थोड़ा कम था, इसमें जो है ह्यूमन और बिहेवियरल एंगल थोड़ा ज्यादा है। 1990 के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ ज्योग्राफी में। अब इसमें क्या क्या हो रहा है? ग्रांड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस वर क्वेश्चन। द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कंटेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वाज एम्फसाइज्ड। तो हम फ्रेंड्स अगर आप देखते जाओ तो हम माइन्यूट लेवल पर जाते जा रहे हैं। माइन्यूट लेवल मतलब पहले किसी पूरे वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे थे, वर्ल्ड का किसी पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर पार्ट का छोटा और पार्ट देखा, फिर बिल्कुल ही और एक रीजन लेवल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे हमारी अंडरस्टैंडिंग चीजों की बढ़ती जा रही है। और इस बॉक्स को थोड़ा देख लो, अप्रोचेस को देख लो, 6 अप्रोचेस है। ठीक है, इस टेबल को कहीं नोटबुक में बना लेना और बार बार पढ़ते रहना। ठीक है, ऐसा करना आप, जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें नोट कर लेना। जैसे आप देखो तो इसमें इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट लिख लेना। सेकंड वाला जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट लिख लेना बस। थर्ड जो है इसमें यूनिकनेस ऑफ ईच रीजन लिख लेना। फोर्थ जो है उसमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन लिख देना। फिफ्थ जो है उसमें ह्यूमन एंगल लिख देना कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मोर रिलेवेंट टू दी सोशल पॉलिटिकल रियलिटी। पोस्ट मॉडर्निज्म में अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वाज एम्फसाइज्ड, ये लिख देना। ठीक है, अब लास्ट चीज में हम आ जाते हैं, वो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी और इसके सिस्टर डिसिप्लिन क्या क्या है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है फ्रेंड? इसमें ये आ सकता है कि बिहेवियरल ज्योग्राफी में कौन सा डिसिप्लिन को फोकस किया जाता है? तो आंसर होगा साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये देखिए फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी फील्ड है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी फील्ड है। ठीक है, हम ह्यूमन ज्योग्राफी पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए सोशल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आता है?
क्या आता है, सब फील्ड कौन कौन सी आती है? देखिए एक तो इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन में सबसे पहले सोशल साइंसेज आता है, सोशियोलॉजी। तो अगर आपने सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको दिखेगा कि यार कुछ ना कुछ रिलेशन है इन दोनों में। तो देखिए हम पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन वहाँ पर भी डिस्कस कर रहे थे, तो आपको रिलेशन दिखेगा इसी चैप्टर में। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ही शुरू करेंगे पॉपुलेशन वगैरह के बारे में, तो आपको दिखेगा अरे ये तो सोशियोलॉजी में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो इसका क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों का रिलेशन है, इंटर रिलेटेड है। फिर बिहेवियरल ज्योग्राफी जो है वो साइकोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी समझी जाती है उसके साथ। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग में वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ लीजर में सोशियोलॉजी अगेन, कल्चरल ज्योग्राफी में एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा जाता है। फिर जेंडर जेंडर ज्योग्राफी में सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज को, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हिस्ट्री को, मेडिकल ज्योग्राफी में एपिडेमोलॉजी को। फिर अर्बन ज्योग्राफी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है कि भाई किसी सिटी को अर्बन क्यों बोला जाता है, किसी सिटी को सिटी क्यों बोला जाता है, ये सब पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग में देखा जाता है जो फील्ड है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर पॉलिटिकल साइंस आती है एक तो, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल ज्योग्राफी जो सेपोलॉजी, फिर मिलिट्री ज्योग्राफी जिसमें मिलिट्री साइंस आती है। फिर एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी फील्ड है जिसमें हम डेमोग्राफी को, मतलब डेमोग्राफी भी एक डिसिप्लिन होता है, उसको पढ़ते हैं। फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी में अर्बन एंड रूरल प्लानिंग को पढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता है जिसमें हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर साइंसेस, एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स को पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म में टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट को पढ़ा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशल ट्रेड को पढ़ा जाता है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जेंडर ज्योग्राफी के अंदर कौन सी फील्ड आती है। ऑप्शन देते हैं कि क्या भाई सोशियोलॉजी आती है, एंथ्रोपोलॉजी आती है, वुमेन स्टडीज आती है, या ऑल ऑफ दी अबव आता है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये फ्रेंड्स ज्यादातर वही है, समझने वाला चीज है कि खुद ही समझ जाओगे आप। जैसे इलेक्ट्रिकल ज्योग्राफी में सेफोलॉजी आता है, लेकिन काफी बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता सेफोलॉजी नाम की कोई चीज भी होती है। तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपको अप्रोच अच्छी लगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करो आप, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि इसका क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी, इसको के बारे में पढ़ो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, बड़ा ही अगेन आसान है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, सारे ऑप्शन ऐसा लग रहा है यार सभी होंगे, या मतलब कोई नहीं होगा इसमें से आंसर, ऐसा लग रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तो आपने अभी पढ़ाई है, मैंने अच्छे से इसको फोकस भी करा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये 2 और 3 अच्छे क्वेश्चन है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचें और आंसर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, मैं आपके आंसर जो है उनको रिव्यू करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो उनके आंसर, ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें, और एसवाई एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से भी बोलें इसको सब्सक्राइब करें। दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, और अगर आपको कोई भी और चीज चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।